राजा विक्रमादित्य के राजमहल में राजकुमार चैतन्य अपने कक्ष में बैठा अपना एक औपचारिक पत्र लिख रहा होता है। तभी उसके कक्ष का दरवाजा कोई खटखटाता है। राजकुमार उठकर अपने कक्ष का दरवाजा खोलता है। ज्यादातर राजकुमार चैतन्य के कक्ष में कोई सेवक या दासियां नहीं होती थी, क्योंकि राजकुमार चैतन्य का अधिकतर समय एकांत में पढ़ते रहने या कुछ नई चीजें सीखने में ही व्यतीत होता रहता था। जैसे ही राजकुमार चैतन्य अपने कक्ष का दरवाजा खोलता है, उसके सामने एक सेवक अपने हाथ में एक उपहार का डब्बा लिए खड़ा होता है। लेकिन राजकुमार चैतन्य देखता है कि उसने इससे पहले उस सेवक को राजमहल में कभी नहीं देखा था। वो सेवक बहुत ही आदर के साथ राजकुमार चैतन्य से कहता है, कुंवर, आपके लिए मिठाई भिजवाई है मालिक ने। राजकुमार चैतन्य उस सेवक से पूछता है, किस मालिक ने भिजवाई है और तुम्हें कभी पहले यहां नहीं देखा, क्या नाम है तुम्हारा? सेवक मुस्कुराता है और कहता है, कुंवर, मैं यहां काम नहीं करता, क्षमा करना, दरअसल मेरे मालिक ने उनकी भी पहचान गुप्त रखने को कहा है। वो आपके बहुत बड़े प्रशंसक हैं और आपके लिए एक छोटा सा संदेशा भी भेजा है। ये कहकर वो सेवक एक चिट्ठी निकालकर राजकुमार चैतन्य की ओर बढ़ाता है और फिर सर झुकाकर कहता है, इससे ज्यादा कुछ भी बोलने की मुझे अनुमति नहीं है कुंवर, मुझे क्षमा करें। और ये कहकर वो सेवक वहां से चला जाता है। राजकुमार चैतन्य उस उपहार के डिब्बे और चिट्ठी को लेकर अपने कक्ष के अंदर आता है और उस डिब्बे को खोलकर देखता है तो उसमें मिठाई होती है। उसके बाद राजकुमार चैतन्य उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ता है, जिसे वो अनजान सेवक देकर गया है। उस चिट्ठी में लिखा होता है, क्षमा कीजिएगा राजकुमार चैतन्य, मैं एक लड़की हूं, इससे ज्यादा मैं अपनी पहचान नहीं बता पाऊंगी। दरअसल मैं आपके राजमहल में ही काम करती हूँ और वैसे तो ये उपहार नहीं है, बल्कि मेरे गांव में बनने वाली एक खास मिठाई है जो मेरी माँ अपने हाथों से बनाया करती है। इसे आपको भिजवाने का एक खास कारण है। वो कारण यह है कि आज आपने भरी सभा में राजकुमार बालासुंदरम पर लगे आरोप का बहुत ही बेहतरीन तरीके से खंडन किया, जिसके लिए मैं आपकी हमेशा के लिए आभारी रहूंगी, क्योंकि मैं राजकुमार बालासुंदरम को मन ही मन प्रेम करती हूँ। जी हाँ, आपने सही पढ़ा, मैं राजकुमार बालासुंदरम को बचपन से ही प्रेम करती आई हूँ, लेकिन मुझे मेरी हैसियत का पता है कि मैं एक मामूली लड़की हूँ, जबकि राजकुमार बालासुंदरम महाराज के पुत्र हैं। मुझे भली भांति पता है कि हम दोनों का कोई मेल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनसे प्रेम करती हूँ और उनके ऊपर जब भी कोई विपदा या परेशानी आती है तो वो मेरे दुख का कारण बन जाती है। सभा में जैसे ही राजकुमार पर हत्या का लांछन लगा, मैं बहुत क्रोधित होने के साथ साथ परेशान हो गई थी, लेकिन आपने जिस शालीनता और बुद्धिमत्ता के साथ उनकी रक्षा की, आपने तो मेरा दिल ही जीत लिया। मैं आज बहुत खुश हूँ, इसीलिए मिठाई आपके लिए भिजवा रही हूँ। अगर आपको मेरी हैसियत को लेकर संकोच ना हो तो अपना एक शुभचिंतक और दोस्त समझकर ये खुशी मेरे साथ बांट लीजिएगा और मेरे हाथ की भिजवाई इस मिठाई को बस चख लीजिएगा। मैं समझूंगी कि आपने मेरी भावनाओं को समझ लिया। राजकुमार जी, मैं अपने जीवन में अपना प्यार तो नहीं पा सकती, क्योंकि भगवान ने मेरी किस्मत में कदाचित राजयोग लिखा ही नहीं होगा। हो सकता है आपको मेरी बातें बचकानी लगे। अगर ऐसा होता है तो इस मिठाई की तरफ देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिएगा। बस मेरे इस पागलपन और प्यार पर अपना क्रोध मत आने दीजिएगा, क्योंकि राजकुमार बालासुंदरम के प्रति मेरा प्यार सच्चा है। ये सिर्फ मैं जानती हूँ और मेरा भगवान जानता है। राजकुमार बालासुंदरम की एक गुमनाम प्रेमिका। चिट्ठी पढ़ने के बाद राजकुमार चैतन्य ने उस चिट्ठी को मोड़ा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो खुद से कहता है, एक तरफ हमें जिसे कोई ज्यादा भाव नहीं देता और एक तरफ हमारे छोटे भाई हैं। न जाने ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो दिल ही दिल पे उन पे मरती हैं। बड़ी ही कमाल की किस्मत पाई है हमारे छोटे भाई बालासुंदरम ने। राजकुमार चैतन्य काफी देर तक मुस्कुराता रहता है और आखिरकार तोहफे में भेजी गई उस मिठाई की तरफ देखता है और मिठाई को उठाकर एक छोटा सा टुकड़ा हंसते हुए खा लेता है। तभी उसके दरवाजे पर दोबारा से कोई दस्तक देता है। राजकुमार चैतन्य उस मिठाई के डिब्बे को बंद करता है और उस चिट्ठी को उठाकर अपनी मेज की दराज में डाल देता है और फिर से उठकर अपने कक्ष का दरवाजा खोलता है। चैतन्य देखता है कि सामने राजकुमार बालासुंदरम खड़ा है। अरे छोटे भाई, आप इस समय यहाँ? राजकुमार चैतन्य बड़ी ही खुशी के साथ राजकुमार बालासुंदरम से कहता है और बड़े ही प्यार से अंदर आने के लिए राजकुमार बालासुंदरम को रास्ता देता है। राजकुमार बालासुंदरम अंदर आता है। राजकुमार चैतन्य के कक्ष में आने के बाद बालासुंदरम कहता है, भाई, मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं, मुझे समझ नहीं आता। आपने मेरे ऊपर लगने वाले कलंक को पूरी तरह से धो डाला। आपने मुझे बहुत बड़े संकट से बचा लिया। राजकुमार चैतन्य बालासुंदरम के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो छोटे भाई? तुम छोटे भाई हो मेरे। दुश्मन चाहे जितना भी प्रयास कर ले, लेकिन तुम पर वार होने से पहले हर दुश्मन को मुझ पर से गुजरना पड़ेगा, मेरा सामना करना होगा। ये कहते ही राजकुमार चैतन्य को चक्कर आने लगते हैं, लेकिन
उसके जमीन पर गिरने से पहले ही राजकुमार बालासुंदरम चैतन्य को पकड़कर संभालते हुए कहता है, जरा संभल कर भाई, आप ठीक तो है ना? राजकुमार चैतन्य को समझ में नहीं आता कि अचानक उसे क्या हो गया। उसका सर घूमने लग जाता है। वो खुद को संभालने की कोशिश करता है। राजकुमार चैतन्य बालासुंदरम के हाथों का सहारा लेते हुए खुद को खड़ा करने की कोशिश करते हुए कहता है, मैं ठीक हूं भाई, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, अचानक से चक्कर सा आ गया। राजकुमार बालासुंदरम कहता है, आप बैठिए, मैं अभी वैद्य जी को बुलाता हूं। और ये कहकर राजकुमार बालासुंदरम जोर से आवाज लगाता है, सेवक कोई है वहां, यहां आओ। लेकिन राजकुमार चैतन्य बालासुंदरम के हाथ पर हाथ रखकर उसे रोकता है और कहता है, नहीं मैं ठीक हूं मेरे भाई, शायद आज कुछ ज्यादा काम कर लिया मैंने, इसलिए थोड़ी थकान हो गई है। तब तक एक सेवक कक्ष में आकर खड़ा हो जाता है और राजकुमार बालासुंदरम उससे कहता है, मेरी सहायता करो, बड़े भाई को उनके बिस्तर पर ले जाना है। सेवक और राजकुमार बालासुंदरम दोनों राजकुमार चैतन्य को सहारा देते हैं और उसे बिस्तर पर लिटा देते हैं। सेवक राजकुमार चैतन्य के लिए पानी लेकर आता है और राजकुमार बालासुंदरम राजकुमार चैतन्य को अपने हाथों से पानी पिलाता है। राजकुमार चैतन्य पानी पीकर आराम से लेट जाता है और बालासुंदरम से कहता है, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे लगता है कि मुझे थोड़े आराम की जरूरत है और कुछ नहीं। राजकुमार बालासुंदरम कहता है, ठीक है भाई, आप आराम कीजिए, किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो किसी भी सेवक को मेरे पास जरूर भेज दीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। राजकुमार चैतन्य कहता है, मैं भेज दूंगा भाई, मैं वादा करता हूं, अभी आप निश्चिंत होकर जाइए। राजकुमार बालासुंदरम वहां से चला जाता है और राजकुमार चैतन्य सेवक से कहता है, सुनो, मैं थोड़ा विश्राम करना चाहता हूँ, किसी भी काम के लिए कोई मुझसे मिलना चाहे तो अभी के लिए मना करते हैं, मुझे सोने का मन कर रहा है, कुछ समय मैं नींद में रहूंगा, इसलिए तुम लोग मुझे एकांत में छोड़ देना। सेवक सर झुकाकर कहता है, जो आज्ञा कुंवर, और फिर वो सेवक वहां से चला जाता है। राजकुमार चैतन्य आंखें बंद करता है तो उसे फौरन नींद आ जाती है। यहाँ सेनापति चक्रदेव के महल में अभिलाषा और चतुरा चक्रदेव के कक्ष में रोते हुए अंदर आती हैं और उनके हाथ में वही डिब्बा होता है जिसके अंदर शनाया ने उनके पत्र को जलाकर उसकी राख उन्हें भेजी होती है। चक्रदेव अभिलाषा और चतुरा को रोता हुआ देखकर पूछता है, आप दोनों ठीक तो हैं ना, कुछ बात हुई है क्या, और रो क्यों रही हैं आप दोनों? अभिलाषा चक्रदेव के सामने वो डिब्बा आगे रख के खोल देती है और उसमें पड़ी राख दिखाती है। चतुरा चक्रदेव से झूठी मासूमियत का ढोंग करते हुए कहती है, पिताजी, हमने आपका आदेश पत्र शिरीन दीदी के सेवक के हाथों ने भिजवाया था, लेकिन देखिए तो जरा, उन्होंने आपके आदेश पत्र का न केवल अनादर किया बल्कि उसे जलाकर उसकी राख में भेज दी और जवाब में उन्होंने कहा है कि उनका फैसला अटल है। ये बात सुनते ही चक्रदेव गुस्से से आग बबूला हो उठता है और अपनी कुर्सी छोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है, यह कैसे मुमकिन है? शिरीन ऐसा कैसे कर सकती है? मैंने अपने आदेश पत्र में साफ साफ लिखा था कि यह हमारा अंतिम निर्णय और आदेश है। अभिलाषा चक्रदेव से कहती है, पिताजी, हमने शिरीन के सेवकों को भी बताया था कि यह पत्र आपका आदेश पत्र है, लेकिन हमें तो अंदर जाने की भी अनुमति तक नहीं मिली। ऊपर से आपका यह आदेश पत्र इस तरह से जलाकर हमें वापस भिजवा दिया, उसने सेनापति के हाथों। चक्रदेव गुस्से से कहता है, मेरे साथ आओ, लगता है इस लड़की की मति मारी गई है, आज उसे ठीक करता हूं। चक्रदेव गुस्से में अभिलाषा और चतुरा को लेकर शनाया के कक्ष तक पहुंचता है। चक्रदेव को आता हुआ देख शनाया के कक्ष के बाहर खड़े दोनों सेवक घबरा जाते हैं और चक्रदेव के आते ही अपना सर झुका लेते हैं। चक्रदेव कक्ष के दरवाजे पर खड़ा होकर पूछता है, क्या हुआ? क्या मुझे भी अनुमति नहीं है अंदर जाने की? मैं भी यहीं रुक जाऊं? चक्रदेव के कहते ही दोनों सेवक डरते हुए हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं, क्षमा कीजिए प्रभु, और ये कहकर दोनों पीछे हट जाते हैं। चक्रदेव कक्ष का दरवाजा गुस्से में खोलकर सीधा अंदर चला जाता है। शिरीन के कक्ष के भीतर आते ही चक्रदेव देखता है कि शनाया आराम से बिस्तर पर लेटी हुई कोई किताब पढ़ रही है। शनाया चक्रदेव को देखते ही वो किताब पढ़ना बंद कर देती है और बिस्तर पर उठकर बैठ जाती है और कहती है, पिताजी, आप यहाँ? चक्रदेव कहता है, जी हाँ, मैं यहाँ। तुम शायद भूल गई हो कि इस महल का स्वामी मैं हूँ और यहाँ सबसे अंतिम निर्णय मेरा होता है, और यहाँ के सेवक या किसी भी अधिकारी को अगर मेरा आदेश दिया जाता है तो उसे टालना एक अपराध माना जाता है। शनाया को कुछ समझ नहीं आता। वो कहती है, मैं कुछ समझी नहीं पिताजी, आप क्या बात कर रहे हैं? चक्रदेव और भी ज्यादा गुस्सा होकर कहता है, मेरे साथ खेल मत खेलो शिरीन, जब मैंने तुम्हें आदेश पत्र भेजा तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे जलाकर वापस भेजने की? शनाया हैरान हो जाती है कि चक्रदेव किस तरह के पत्र की बात कर रहा है और वो पूछती है, आप कौन से पत्र की बात कर रहे हैं पिताजी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी चतुरा अपने हाथ में लिए उस डिब्बे को खोलकर दिखाती है और कहती है, दीदी, पिताजी आपसे इस आदेश पत्र की बात कर रहे हैं जो आपने जलाकर हमें वापस भिजवा दिया। क्या आपके सेवक ने ये नहीं बताया कि ये पत्र आपको पिताजी ने भिजवाया था? शनाया कहती है,
हाँ बताया था, लेकिन उस चिट्ठी में तुमने तो यही लिखा था कि ये चिट्ठी पिताजी ने नहीं बल्कि तुम दोनों ने लिखी है। अभिलाषा फौरन कहती है, ये कैसी बातें कर रही हो शिरीन, हम भला क्यों लिखेंगे कुछ तुम्हें? हमें तो केवल तुमसे मिलने के लिए अनुमति चाहिए थी और हम दोनों पिताजी के पास गए थे। उन्होंने अपना आदेश पत्र लिखकर भिजवाया था ताकि तुम्हारे सेवक हमें तुमसे मिलने को ना रोक सकें। फिर अभिलाषा चक्रदेव की तरफ देखकर बोलती है, पिताजी अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं है तो आप सेवक से ही पूछ लीजिए जो कि खुद शिरीन के लिए काम करते हैं। और अभिलाषा शिरीन के सेवक को बुलाती है और पूछती है, क्या हमने आप दोनों को ये नहीं बताया था कि यह पत्र पिताजी ने भिजवाया है? सेवक कहता है, जी हाँ बड़ी मालकिन, हमने उस दिन छोटी मालकिन को भी यही कहा था कि ये प्रभु ने पत्र भिजवाया है उनके लिए। शनाया बिस्तर से उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है, हाँ मैं समझ गई तुमने यही कहा था, लेकिन इस चिट्ठी में कुछ और लिखा हुआ था। चतुरा शनाया से कहती है, दीदी आप पिताजी के क्रोध की वजह से एक मनगढ़ंत कहानी बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आपसे गलती हो गई तो उसे स्वीकार कर लीजिए और माफी मांग लीजिए। पिताजी आपको तुरंत माफ कर देंगे। मैं तो हमेशा ऐसा ही करती हूँ, जब भी कोई गलती होती है मैं पिताजी से माफी मांग लेती हूँ। अगर आपने उनका आदेश पत्र जला दिया है तो उन्हें बुरा तो लगेगा ही। शनाया कहती है, मैंने नहीं जलाया कोई आदेश पत्र, समझी तुम? चतुरा अपने हाथ में लिए डिब्बे को दिखाकर कहती है, तो फिर ये किसने जलाया है? ये राख कौन से पत्र की है दीदी? शनाया कहती है, अरे ये मैंने जलाया था, लेकिन मैंने वैसा कोई आदेश पत्र नहीं जलाया जो तुम लोग कह रहे हो। सेनापति चक्रदेव अपने गुस्से को काबू में नहीं रख पाता और चिल्लाते हुए कहता है, बस बहुत हो गया शिरीन, अगर मेरे आदेश पत्र को तुमने नहीं जलाया तो कहां है मेरा आदेश पत्र, दिखाओ मुझे। इससे पहले कि शनाया कोई जवाब दे पाती, शनाया की जेब में रखी जड़ी बूटी कहती है, तो रुक जा, मैं सब समझ गई हूं यहाँ क्या चल रहा है। अब जैसा कहती हूँ ठीक वैसा ही कर। सबसे पहले इस छुटकी के हाथ से वो डिब्बा ले और स्नान घर के अंदर चल। शनाया धीरे से जड़ी बूटी से कहती है, तुझे पक्का यकीन है तू सब सही कर लेगी? जड़ी बूटी जवाब देती है, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कर। उस छोटी वाली चुहिया के हाथ से डिब्बा ले और अंदर स्नान घर में चल। शनाया चक्रदेव से कहती है, ठीक है, आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे डिब्बा दे दो, मैं भी वो चिट्ठी लेकर आती हूँ जो तुम दोनों ने मुझे भिजवाई थी। अभिलाषा और चतुरा एक दूसरे को हैरत से देखती हैं, जैसे उन्हें कुछ गड़बड़ लग रही है। और अभिलाषा पूछती है, क्यों, ये डिब्बा क्यों चाहिए तुम्हें? शनाया कहती है, क्यों क्या हो जाएगा, इसमें तो सिर्फ राख है ना, मुझे दे दो, मैं अभी आती हूँ। चक्रदेव कहता है, अब ये किस तरह का नाटक है शनाया? शनाया कहती है, मैं अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहती हूँ, कम से कम मुझे थोड़ा समय तो दे ही सकते हैं आप लोग। मैं बस अभी जाऊंगी और फौरन वापस आ जाऊंगी। चक्रदेव चतुरा की तरफ देखकर इशारा करता है कि वो डिब्बा शनाया को दे दे। चतुरा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो डिब्बा शनाया के हाथ में रखे, क्योंकि उसे शक होने लगता है कि शनाया के पास कोई ना कोई तरकीब है। शनाया चतुरा के हाथ से जबरदस्ती वो डिब्बा ले लेती है और स्नान घर के अंदर चली आती है। स्नान घर के अंदर जाती ही जड़ी बूटी शनाया से कहती है, इस डिब्बे में से सारी राख निकालकर सामने पड़ी मेज पर डाल दे। शनाया जड़ी बूटी के कहने पर ऐसा करती है। फिर जड़ी बूटी कहती है, अब मुझे इस राख के ऊपर रख। शनाया जड़ी बूटी को उस राख के ऊपर रख देती है और फिर देखती है कि जड़ी बूटी से एक अजीब सी तरंग निकलती है और उसके नीचे पड़ी राख आपस में एक दूसरे से जुड़ने लग जाती है। देखते ही देखते उसका रंग काले से पीला और पीले से सफेद होने लगता है। शनाया की आंखों के सामने वो राख दोबारा उस कागज में बदल जाती है जिसने उसे जला दिया था। उस कागज पर लिखे हर एक शब्द वैसे के वैसे नजर आने लगते हैं जैसे वो जलने से पहले लिखे हुए थे। ये सब देखकर शनाया दंग रह जाती है। क्या होगा जब अभिलाषा और चतुरा को पता चलेगा कि उनका भेजा हुआ पत्र अब तक सही सलामत है? क्या शनाया अभिलाषा और चतुरा का पर्दाफाश कर देगी या फिर एक बार चतुरा इससे भी बचने का कोई रास्ता ढूंढ निकालेगी? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए एक थी शिरीन, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जमींदार घनश्याम दास के बेटे की हत्या का मुकदमा आगे बढ़ता है। घनश्याम दास कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है महाराज, मैं किसी तरह का कोई षड्यंत्र नहीं रच रहा हूं। मैं तो केवल और केवल आपकी सेवा और आदर में अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूं। राजा विक्रमादित्य भी काफी देर सोचता रहता है और तभी उसका मंत्री कहता है, महाराज मैं राजकुमार चैतन्य की बात से सहमत हूं। घनश्याम दास जी के ऊपर नजर रखने के लिए खास गुप्तचरों की एक टुकड़ी का गठन किया जाए, क्योंकि अगर ये बात बाहर फैल गई कि एक जमींदार ने राजा के पुत्र पर ही हत्या का आरोप लगाया और राजा ने उसके विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया तो आपकी गरिमा और दृढ़ता पर सवाल उठ सकता है। राजकुमार चैतन्य अपनी जगह आकर बैठ जाता है और फिर राजा विक्रमादित्य कहता है, ठीक है, हमने फैसला कर लिया है। राजकुमार बालासुंदरम के खिलाफ किसी ठोस सबूत के ना होने पर उन्हें अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता और साथ ही आरोप लगाने वाले घनश्याम दास को मान हानि के हर्जाने के रूप में 50,000 स्वर्ण मुद्राओं की रकम तय की जाती है। साथ ही
हमारे मंत्रीगण की सलाह मानते हुए हम घनश्याम दास के बारे में जांच पड़ताल करवाने के लिए 10 गुप्तचरों की टुकड़ी का गठन करने का आदेश देते हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि घनश्याम दास जी एक देशद्रोही नहीं बल्कि देशभक्त प्रजा में से एक है, जो केवल और केवल राज्य के प्रति समर्पित है। और ये कहकर राजा विक्रमादित्य अपनी गद्दी से खड़ा होता है और सभा से चला जाता है। शनाया ये सब देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, यह मुकदमा तो बेचारे घनश्याम दास पर उल्टा पड़ गया। अपने बेटे की हत्या के बारे में जांच करवाने आया था, उल्टा अब उसी के ऊपर छानबीन की जाएगी। जड़ी बूटी कहती है, तो उसे भी ज्यादा उतावला होने की क्या जरूरत थी? सीधा राजा के बेटे पर हाथ डालेगा तो यही होगा ना। सभाघर से सभी लोग बाहर जाने लगते हैं। घनश्याम दास भी जाते हुए राजकुमार चैतन्य से मिलता है। राजकुमार चैतन्य उसके सामने हाथ जोड़कर आदर दिखाता है। घनश्याम दास राजकुमार चैतन्य से कहता है, राजकुमार, हमने केवल संदेह व्यक्त किया था, लेकिन आपने तो हमें ही आरोपों के जाल में फंसाकर हमारे ऊपर ही मानहानि का हर्जाना लगवा दिया, और अब हम पर ही जांच होने वाली है। हमें कभी नहीं लगा था कि आप ऐसा कर सकते हैं। राजकुमार चैतन्य मुस्कुराकर कहता है, बात यह है जमींदार जी की बात हमारे भाई की थी। यदि आप व्यक्तिगत रूप से हमसे बात करते, मिलने आते, तो हम कोई रास्ता निकाल ही लेते, लेकिन आपने भरी सभा में हमारे ही भाई पर कीचड़ उछाला। उसका परिणाम तो इसके अलावा और कुछ होना भी नहीं था। घनश्याम दास की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराते हुए भारी आवाज में कहता है, परिणाम तो परिणाम होता है राजकुमार। जब तक परिणाम आता नहीं, इंसान को कहां पता चलता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। खैर, कोई बात नहीं, आपका धन्यवाद। ये कहकर घनश्याम दास हाथ जोड़ता है और वहां से चला जाता है। सबके जाने के बाद राजकुमार चैतन्य भी अपने कक्ष की तरफ जाने लगता है। जड़ी बूटी शनाया से कहती है, चलो पकड़ ले इसे और इसके पैरों में गिर जा और मांग ले माफी। शनाया राजकुमार चैतन्य की तरफ भागते हुए कहती है, ऐसा भी कुछ नहीं किया मैंने जो पैरों में गिरना पड़े, थोड़ा सा झूठ बोला था बस। जड़ी बूटी कहती है, हाँ तो यही बात उसी को कहना कि थोड़ा सा झूठ बोला था बस। शनाया भागते हुए गलियारे के अंत में पहुंच जाती है और नीचे देखती है कि राजकुमार चैतन्य अकेले ही अपने कक्ष की तरफ जा रहा है। शनाया सीढ़ियों से नीचे आती है और इससे पहले कि राजकुमार चैतन्य अपने कक्ष के अंदर चला जाता, शनाया पीछे से आवाज देती है, राजकुमार। यह आवाज सुनकर राजकुमार चैतन्य पलटता है और देखता है कि उद्योग भवन में वो जिस लड़के से मिला था वही लड़का उसके सामने खड़ा है और चेहरे पर वैसे ही नकाब लगाए हुए है। राजकुमार चैतन्य शनाया को देखते ही गुस्से में आग बबूला हो जाता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे राजमहल के अंदर तक घुस आए? और ये कहता हुआ राजकुमार चैतन्य गुस्से में आगे बढ़ता है। शनाया उसे रुकने का इशारा करते हुए कहती है, राजकुमार, पहले आप मेरी बात सुनिए, मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। राजकुमार चैतन्य अपने गुस्से को काबू में करता हुआ रुक जाता है और पूछता है, अब क्या चाहिए तुम्हें? शनाया कहती है, मैं बस आपसे माफी मांगने आया हूं। राजकुमार चैतन्य गुस्से में कहता है, झूठ, तुम्हें सिर्फ धोखा देना आता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने तुमसे अपने दिल की ऐसी बातें कह दी जो मैं किसी के साथ नहीं करता। मैं ही मूर्ख था। शनाया कहती है, राजकुमार, आप इस वक्त गुस्से में हैं, लेकिन अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो मैं आपको समझा पाऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। राजकुमार चैतन्य कहता है, धन और दौलत के मोह में ऐसा किया, इसके अलावा और कारण भी क्या हो सकता है इतनी नीच हरकत करने का? शनाया कहती है, राजकुमार, मैं सच कहता हूं, मेरी जिंदगी और मौत का सवाल था। राजकुमार चैतन्य कहता है, फिर एक और झूठ? शनाया हाथ जोड़कर कहती है, मेरा विश्वास कीजिए राजकुमार, मैं झूठ नहीं बोल रहा। जड़ी बूटी शनाया से कहती है, अबे रहने देना, जब वो मानने को तैयार ही नहीं है तो क्यों तू अपना भोपू बजाई जा रही है? शनाया चिल्लाकर अपनी जेब की तरफ देखते हुए जड़ी बूटी से कहती है, तुम चुप रहो ना। राजकुमार चैतन्य को शनाया का इस तरह चिल्लाना समझ नहीं आता और कहता है, क्या चुप रहूं? शनाया जल्दी से राजकुमार की तरफ देखकर कहती, आप नहीं राजकुमार, किसी और से कह रहा हूं। राजकुमार चैतन्य तेज आवाज में चिल्लाता है, सिपाहियों यहां आओ, जल्दी इस लड़के को गिरफ्तार कर लो। शनाया घबराकर राजकुमार चैतन्य से कहती है, ऐसा मत कीजिए राजकुमार, मेरा विश्वास कीजिए, आप मेरी पूरी बात एक बार सुन लीजिए, उसके बाद भी अगर आपको लगे मैं झूठ बोल रहा हूं तो फिर आप जो कहेंगे मुझे मंजूर होगा। लेकिन शनाया अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही वहां पर तकरीबन 15 सिपाहियों का एक जत्था दौड़ते हुए पहुंच जाता है और अपनी तलवारें और भाले निकालकर शनाया की गर्दन पर रखते हुए उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। शनाया राजकुमार चैतन्य से कहती है, राजकुमार, मैं तो सिर्फ आपसे माफी मांगने आया था, यहां आने का और कोई कारण भी नहीं था मेरे पास। जड़ी बूटी कहती है, पागल लड़की, तेरे दिमाग का फ्यूज उड़ गया क्या? ये पत्थर दिल आदमी तेरी बात समझने को तैयार नहीं है और तू है कि देख, अच्छा यही होगा कि यहां से निकल लेते हैं, चल। शनाया जड़ी बूटी से कहती है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। और सबकी आंखों के सामने शनाया वहां से गायब हो जाती है और ये देखते ही
सारे के सारे सिपाही और राजकुमार चैतन्य हैरान हो जाते हैं। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि लड़के के भेष में नकाबपोश लड़का कहां गायब हो गया। सारे ही सिपाही अपनी अपनी तलवार पकड़कर खड़े रहते हैं और इसी बीच शनाया गायब हो चुकी होती है। सभी के हाथ कांपने लगते हैं। सभी को यह लगता है कि वो कोई भूत प्रेत या कोई आत्मा थी। शनाया गायब होकर सीधे सेनापति के महल के अंदर अपने कक्ष में पहुंच जाती है। जैसे ही शनाया अपने कक्ष में पहुंच जाती है तो वो हैरान हो जाती है और जड़ी बूटी से पूछती है, इतना दूर तक कैसे टेलीपोर्ट कर दिया मैंने तो सिर्फ राजमहल के बाहर तक का सोचा था, तू तो घर तक ले आई। जड़ी बूटी कहती है, मेरे पास अब ऊर्जा भर भर के है मेरी जान। 50 बोरी अनाज से ऊर्जा खींची है मैंने। तू बस पता बोल पता, और बता कहाँ जाना है तुझे, स्नान करेगी क्या? और ये कहते ही शनाया गायब होती है और सीधे स्नान घर में आ जाती है। शनाया को एकदम से गायब होने की वजह से चक्कर आ जाता है और वो कहती है, ये क्या कर रही है तू? जड़ी बूटी कहती है, अच्छा स्नान नहीं करना तो क्या श्रृंगार करेगी? और ये कहते ही शनाया फिर से गायब होती है और शीशे के सामने आ जाती है। शनाया को दोबारा चक्कर आने लगते हैं। शनाया कहती है, अरे बस कर पागल, चक्कर आ रहे हैं मुझे। जड़ी बूटी हंसती है और कहती है, ठीक है लेकिन मुझसे रहा नहीं जा रहा, मेरे अंदर बहुत सारी ऊर्जा है, कुछ काम करने को बोलना मुझे। जड़ी बूटी आवाज से बहुत खुश मालूम होती है। शनाया अपने कपड़े बदलने लगती है और कहती है, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ काम होगा तो मैं कहूंगी, फिलहाल शिरीन के भेष में आ जाती हूँ। जड़ी बूटी कहती है, ठीक है, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली है। शनाया हंसती है और कहती है, थैंक यू बदमाश। यहाँ चतुरा के कक्ष में अभिलाषा और चतुरा एक मेज के पास बैठे हैं। चतुरा एक पत्र लिख रही है जिसको सेनापति चक्रदेव के पत्र से बदलकर वो शिरीन को देने वाले हैं। अभिलाषा चतुरा से कहती है, तुम्हारे हाथ की लिखाई पिताजी के हाथ की लिखाई से मेल नहीं खाएगी। चतुरा कहती है, क्या फर्क पड़ता है, ये पत्र पढ़कर अगर शिरीन दीदी ने इसे जला दिया तो हमारा काम हो जाएगा। फिर कैसे पता चलेगा कि ये पत्र किसने लिखा है? पिताजी को तो यही लगेगा ना कि ये पत्र उनका ही था जिसे शिरीन दीदी ने जला दिया। फिर पत्र लिखने के बाद चतुरा उसे मोड़ती है और कहती है, लो हो गया काम। चतुरा अभिलाषा से पूछती है, पिताजी वाला पत्र कहाँ है? अभिलाषा पत्र उठाकर दिखाती है जो उसके हाथ में है। ये पिताजी का पत्र है। चतुरा हंसती है और कहती है, ठीक है चलो। दोनों ही बहनें अपने कक्ष से बाहर आ जाती हैं और शिरीन के कक्ष के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं। कक्ष के बाहर खड़ी दोनों सेवकों में से एक कहता है, माफ कीजिए मालकिन, लेकिन छोटी मालकिन ने किसी को अंदर प्रवेश करने से मना किया है। चतुरा कहती है, हम जानते हैं, हम इसीलिए तो आए हैं ताकि आगे से आप हमें रोक ना सकें। ये कहकर चतुरा अभिलाषा से कहती है, दीदी ने दिखाइए जरा। अभिलाषा चतुरा का लिखा हुआ पत्र निकालकर सेवक के हाथ में देते हुए कहती है, यह हमारे पिता सेनापति चक्रदेव का आदेश पत्र है, इसे ले जाकर शिरीन को दे दो। अब ये मत कहना कि इस काम के लिए भी उसने मना किया है। दोनों सेवक एक दूसरे को देखते हैं और दूसरा सेवक अभिलाषा से पूछता है, इसमें क्या है मालकिन? चतुरा जवाब देती है, ये बात जानना आपके लिए जरूरी नहीं। सेनापति अपनी बेटी से क्या बात करना चाहते हैं या क्या आदेश देना चाहते हैं, अगर आपको ये जानना है तो स्वयं ही सेनापति से जाकर पूछिए। दोनों ही सेवक घबरा जाते हैं। एक सेवक कहता है, माफ कीजिए मालकिन, मैं ये पत्र अभी छोटी मालकिन को देकर आता हूँ। उसके बाद वो सेवक उस पत्र को लेकर अंदर चला जाता है। शनाया अपने बिस्तर पर लेटी हुई जड़ी बूटी से बातें कर रही होती है कि तभी सेवक आकर कहता है, क्षमा कीजिए मालकिन, आपके लिए आपके पिताजी ने एक पत्र भेजा है। शनाया को ये बात थोड़ी अजीब लगती है। वो कहती है, ठीक है, तुम ये पत्र मुझे दे दो। वो सेवक शनाया को पत्र देता है और सर झुकाकर आदर दिखाता है और वहां से चला जाता है। शनाया उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ती है जिसमें चतुरा ने कुछ इस प्रकार लिखा हुआ था, प्रिय शिरीन, मैं तुम्हारी बड़ी बहन अभिलाषा हूं। माफ करना, यह पत्र मैं झूठ बोलकर सेवक से भिजवा रही हूं कि यह पत्र पिताजी के द्वारा भेजा गया आदेश पत्र है। दरअसल जब रात को तुमने मेरे सामने अपने सेवक को डांट लगाई थी कि तुम्हारी अनुमति के बिना वो किसी को अंदर ना आने दे, तो मैं समझ गई थी कि तुम मुझे ये बात समझाना चाहती थी। लेकिन बहन, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और तुम्हारी शुभ चिंतक हूँ। मेरे मन में तुम्हारे प्रति किसी भी तरह की बुराई नहीं है। मैं तो बस तुमसे समय समय पर मिलते रहना चाहती हूँ ताकि हम दोनों बहनें आपस में मिलजुल कर रहें और एक दूसरे का सुख दुख बांट सकें। तुम्हारे मना करने के कारण ही मुझे पत्र लिखना पड़ रहा है, क्योंकि तुम्हारा सेवक मुझे अंदर भी नहीं आने देगा। अगर तुम्हें लगता है कि हम दोनों आपस में मिलजुल कर रह सकते हैं और तुम अपनी सारी बातें मुझे बता सकती हो कि तुम्हारे साथ आजकल ऐसा क्या हो रहा है जो मुझे देखकर लगता है कि कुछ अजीब है, तुम अब वैसी नहीं रही जैसी हुआ करती थी, मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन है तो अपना जवाब इस पत्र के पीछे लिखकर सेवक के हाथों भिजवा देना कि तुम मुझे अंदर आने की अनुमति दे रही हो। और अगर ऐसा नहीं है तो किसी तरह का जवाब मत भेजना। आना, बस इस पत्र को जला देना और एक डब्बे में रखकर इसकी राख को भिजवा देना। मैं समझ जाऊंगी कि तुम्हारा उत्तर ना है और इसके बाद मैं तुमसे कभी नहीं पूछूंगी कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है। तुम्हारी बहन अभिलाषा। चिट्ठी पढ़ने के बाद शनाया कंफ्यूज होकर अपना सर खुजलाने लगती है और कहती है, ये अभिलाषा पागल है क्या? किस तरह की हरकत कर रही है? जड़ी बूटी शनाया से कहती है, मैंने भी सुना,
ये चिट्ठी तो मुझे भी समझ नहीं आई, आखिर ये कहना क्या चाहती है? शनाया पूछती है। तो क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं अंदर आने की इजाजत तो नहीं देने वाली उसे किसी भी कीमत पर, क्योंकि मुझे पता है वो कितनी शरीफ है। वो चाहे कितनी भी मीठी मीठी बातें कर ले। जड़ी बूटी शनाया से कहती है, वो तुझे शिरीन समझ रही है, सोच रही होगी कि तुझसे मीठी मीठी बातें करेगी तो तेरा दिल पिघल जाएगा। तो एक काम कर, उसकी मांगी मुराद पूरी कर दे। चिट्ठी जलाकर उसकी राख भिजवा दे, ताकि उसे अच्छे से समझ आ जाए कि फालतू का ड्रामा तेरे ऊपर काम नहीं करने वाला। शनाया कहती है, बिल्कुल ठीक कहा तूने। और शनाया अपने बिस्तर से खड़ी होती है और छत से लटकती हुई झूमर जिसमें छोटी छोटी मोमबत्तियां जल रही होती हैं, उनमें से एक मोमबत्ती की आग से उस चिट्ठी को जलाने लगती है। और उस चिट्ठी को जला लेने के बाद उसकी राख को एक छोटे से डिब्बे में भरकर उसे बंद कर देती है और सेवक को आवाज देती है। सेवक अंदर आता है और शनाया वो डिब्बा सेवक के हवाले करते हुए कहती है, बाहर मेरी प्यारी बहन अभिलाषा खड़ी होगी, उसे दे देना और कहना मेरा फैसला अटल है। वो सेवक सर झुकाकर डब्बा लेता है और वहां से चला जाता है। सेवक कक्ष से बाहर आता है। अभिलाषा और चतुरा दोनों ही सेवक के हाथ में डब्बे को देखकर खुश हो जाती हैं। सेवक अभिलाषा से कहता है, मालकिन, छोटी मालकिन ने आपके लिए डिब्बा भेजा है और मुझसे कहने को कहा है कि उनका फैसला अटल है। अभिलाषा और चतुरा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और चतुरा दोबारा से पूछती है, एक बार फिर से कहना, क्या कहा है दीदी ने? सेवक शनाया की बात को दोहराते हुए कहता है, मालकिन, छोटी मालकिन ने कहा है कि उनका फैसला अटल है। अभिलाषा खुशी से उछल पड़ती है और कहती है, बस बस, अब अगर कोई और ये बात पूछेगा तो उसे भी सच सच बताना कि उसने यही कहा था। सेवक को अभिलाषा और चतुरा की खुशी की वजह समझ में नहीं आती और वो हाँ में सर हिलाकर दोबारा दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है। अभिलाषा और चतुरा उस डिब्बे को खोल कर देखती हैं और उसके अंदर उस चिट्ठी की जली हुई राख मिलती है। चतुरा और अभिलाषा दोनों ही एक दूसरे को देखकर खुशी से मुस्कुराती हैं और वहां से चली जाती हैं। आखिर ऐसी कौन सी चाल चल रही थी अभिलाषा और चतुरा शनाया के खिलाफ? क्या शनाया उनके बिछाए इस जाल में फंस जाएगी या चतुरा और अभिलाषा खुद अपनी ही चाल का शिकार हो जाएंगी? जानने के लिए सुनते रहिए एक थी शिरीन, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।